साहब मुमताज़ भट्टी, आपने कहा कि इशू टॉपिक के ऊपर बात करें। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया उस वक़्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा की है। तो इस पे ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर। कुछ दिनों पहले इसी हवाले से एक खबर जारी हुई, ISPR से आई। हमें पता चला कि फ़ौज के एक साबिक अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ है। जो फ़ौजी अहलकार हैं उन्हें बगावत पर उकसाने के हवाले से उसे जो सज़ा दी गई है 14 साल बामुशक्कत कैद की, और साथ उसका रैंक भी ज़ब्त हुआ है। तो ये बहुत सख्त एक लेवल है सज़ा का कोर्ट मार्शल होना। इसकी अगर कुछ तफसीलात के कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो साबित हुए हैं जिनकी बिना पर ये सज़ा हुई है, साथ ही इससे जुड़ी एक बात कि ये भी बैरून मुल्क है जिसको सज़ा हुई है, अकबर हुसैन, और इसके अलावा और भी 2-3 केसेस हैं जो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी बाहर बैठे हैं। आदिल राजा है, हैदर मेहदी है और दीगर। और आपने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की थी, और इन सब पे उससे जुड़े इल्ज़ामात भी हैं कि वहाँ बैठ के वो इसमें भी मुलव्वस हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल इसमें ये है कि इन सज़ाओं पे अमल दरामद कैसे होगा? ये लोग तो कोर्ट मार्शल के बाद भी मज़े कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है, गलत बातचीत की जाती है, खुल कर गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसकी मिसाल आपने देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एक मुकम्मल ड्यू प्रोसेस है, वो एक तरीका है, और उस प्रोसेस के मुताबिक वो पूरा अमल मुकम्मल किया जाता है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए, इस मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। जनरल साहब, फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसी से। जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ, AP न्यूज़ इस्लामाबाद से। मैं थोड़ी देर के लिए आपको USA लेके जाना चाहूँगा। आपको याद कराऊँगा कि अमेरिकी, हाँ USA, हाँ वीज़े के बगैर। अच्छा सर, अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से आपका वीज़ा लगा हुआ है? सर लग जाएगा सर, अच्छा, लग जाएगा। ऐसा अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से एक करारदाद की मंजूरी दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के इंतखाबी अमल, पाक फ़ौज के किरदार और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को निशाना बनाया गया था। इस सारे अमल में कुछ अमेरिकी सेनेटर्स का एक ग्रुप था, वो भी शामिल था। और हालिया दिनों में सर देखने में आया कि
غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدت پیدا ہو گئی ہے، اور وہاں کا جو اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں، ان کی تنقید کا محور مرکز پاک فوج بن چکی ہے۔ حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، بے بس نظر آ رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ میکسیمم ریسٹرین پہ رہیں گے اور آپ کے صبر کے امتحان لیا جا رہا ہے سر، پلیز۔ ٹھیک، دیکھیں یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے ہیں نا، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے، پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کون ان کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے تو کچھ ایک دو واقعات کا ذکر کیا۔ آئی ول جسٹ گیو یو این آئیڈیا ٹو ہیو یو ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دی انارمٹی آف دس ایشو۔ جنوری سے لے کے آج تک، اس سال 2007 مہینے تقریباً، اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اسے بہتر جانتے ہیں جو بین الملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایکٹیو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لابنگ کی جاتی ہے، جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں، سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں، سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوئی جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے پوری کوآرڈینیٹڈ سوچ ہے اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پہ۔ لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں، ان پہ ہی پیسہ لگایا جاتا ہے اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے مایوسی کا، انتشار کا، حالات بے قابو ہو گئے، اور ایک مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے، چاہے وہ انٹلیکچولی کی جاتی ہے، کوآرڈینیشن میں کی جاتی ہے، پیسہ لگا کے کی جاتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ بیانیہ، یہ پوری ایفرٹ یہ کرتے کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ غزہ اور فلسطین میں کتنا جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بیانیہ بنانے پہ یہ پیسہ لگاتے اور یہ محنت کرتے، یہ پیسہ لگاتے، یہ بیانیہ بناتے۔ آج ہم 5 اگست کو کھڑے ہیں کہ 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کا کیسے استحصال کیا جا رہا ہے، 10 لاکھ سے زائد فوج وہاں بیٹھی ہے، کس طرح بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو، غریبوں کو ہراساں کر رہی ہے، اس کا بیانیہ بناتے۔ یہ پوری محنت کریں، اگر اتنی ہی پیسہ ہے، اتنی ہی کوآرڈینیشن ہے، اتنی ہی ایکسیس ہے، تو یہ محنت کریں بیانیہ بنانے کے لیے، ایک رائزنگ پاکستان کے لیے،